welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार कर रहे हैं लंदन जाने की प्लानिंग? लॉकडाउन विद जौहर सीजन 2 की लास्ट वीडियो के साथ करण जौहर और उनके ट्विंस ने कहा गुड बाय. फाइनली अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं सोनम कपूर आहूजा. अक्षय कुमार की गुड न्यूज और आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल UAE में होगी रिलीज. कोरोना वायरस पैंडेमिक में पूरे प्रिकॉशंस के साथ लोगों से काम पर लौटने की गुजारिश करने वाले अक्षय कुमार अब शूटिंग पर वापस लौटने को खुद भी हैं तैयार. अपनी अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार जा सकते हैं लंदन. 15 जून से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शूटिंग शुरू करने की परमिशन दे दी है. ऐसे में अक्षय कुमार भी अपनी स्पाई थ्रिलर बेल बॉटम की शूटिंग के लिए रेडी हैं. रिपोर्टेडली अक्षय कुमार जुलाई में लंदन रवाना होंगे. दरअसल फिल्म बेल बॉटम की ज्यादातर शूटिंग लंदन में ही होनी है. बता दें, इस फिल्म में अक्षय कुमार के ऑपोजिट वानी कपूर नजर आएंगी. ये फिल्म 80s के बैकड्रॉप पर बेस्ड है और इस फिल्म में अक्षय कुमार रेट्रो लुक में दिखने वाले हैं. साथ ही ये फिल्म रियल लाइफ पर बेस्ड होगी. अक्षय कुमार बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जो एक साल में सबसे ज्यादा फिल्म्स करते हैं और उनकी ज्यादातर फिल्म्स हिट भी होती हैं. इस साल भी अक्षय कुमार अपनी कई फिल्म्स से लोगों को एंटरटेन करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फिल्म्स की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई. ऐसे में जहां एक तरफ अक्षय कुमार की सूर्यवंशी रिलीज के लिए अटकी है, वहीं उनकी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब भी रिलीज के लिए तैयार है. अब अक्षय कुमार अपनी फिल्म बेल बॉटम पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहते हैं. हालांकि अभी तक अक्षय कुमार की फिल्म की रिलीज डेट क्लियर नहीं हुई है. अक्षय कुमार के फैंस को उनकी फिल्म्स का बेसब्री से इंतजार है और उम्मीद है कि थिएटर्स खुलने के बाद वो बैक टू बैक अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म्स को देख पाएंगे. वैसे इन दिनों अक्षय कुमार सिर्फ अपनी फिल्म्स की वजह से ही नहीं बल्कि कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में 25 करोड़ के डोनेशन की वजह से न्यूज में रहे. अक्की के इस कंट्रीब्यूशन को लोगों ने बेहद अप्रिशिएट किया और उन्हें एक रियल लाइफ हीरो बताया. इसके अलावा अक्षय कुमार बने कई कॉन्सर्ट्स का हिस्सा टू रेज फंड्स फॉर कोविड वॉरियर्स. यही नहीं, मुंबई पुलिस से लेकर डेली वेज वर्कर्स की भी अक्षय कुमार ने की मदद. और अब उनके फैंस अपने फेवरेट एक्टर का सिल्वर स्क्रीन पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं. फैशनिस्टा, बोल्ड, बेबाक. सोनम कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से जाना जाता है. एक्टर अनिल कपूर और सुनीता कपूर की डॉटर होने के बावजूद इंडस्ट्री में आज सोनम कपूर को उनके खुद के नाम से जाना जाता है. एक स्टार किड होने के नाते नेपोटिज्म से लेकर प्रिविलेज्ड होने के ताने सुन चुकी सोनम कपूर ने इंडस्ट्री में कैसे की शुरुआत और किन हर्डल्स को पार करके उन्होंने अपने लिए बॉलीवुड और फैशन वर्ल्ड में बनाई जगह. सोनम कपूर की इसी जर्नी पर आज उनके बर्थडे पर हम डालेंगे नजर.
9 जून 1985 मुंबई में हुआ सोनम कपूर का जन्म। सोनम कपूर ने अपनी इनिशियल स्टडीज जुहू के आर्य विद्या मंदिर से की पूरी। सोनम बचपन से ही थी काफी नॉटी और उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में कन्फेस किया है that she was a naughty and carefree child who would bully the boys। लेकिन सोनम कपूर बचपन से एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रही और वो था उनका वजन। सोनम कपूर was diagnosed with insulin resistance and polycystic ovarian disease and has since begun an initiative to increase awareness of diabetes। सोनम कपूर ने अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था, I had every issue related to weight that I could have. I was unhealthy, I had bad skin, and I had hair growing on my face। Well, सोनम कपूर बचपन से अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर रही परेशान, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को उन्होंने लिया एक चैलेंज की तरह। सोनम कपूर ने 15 साल की उम्र में ही एक वेट्रेस के तौर पर काम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये जर्नी रही सिर्फ एक वीक की। इसके बाद सोनम कपूर अपनी स्टडीज में हो गई बिजी। पहले सिंगापुर और फिर लंदन में सोनम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान सोनम ने अपने डैड के सामने एक्सप्रेस की डिजायर टू बिकम अ राइटर एंड डायरेक्टर। सोनम की इस विश को अनिल कपूर ने तुरंत मान लिया और उन्होंने की संजय लीला भंसाली से बात और सोनम को मिल गया संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में असिस्ट करने का मौका। फिल्म ब्लैक में काम करने के दौरान सोनम कपूर का इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगा और जब संजय लीला भंसाली को सोनम की इस विश के बारे में पता चला, he agreed to launch her in Bollywood। लेकिन सोनम कपूर के लिए ये जर्नी आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि उस वक्त उनका वजन 80 किलो था। ऐसे में संजय लीला भंसाली ने सोनम कपूर को पहले वेट लूज करने और फिर एक्टिंग क्लासेस लेने के लिए इंस्पायर किया। सोनम कपूर ने भी संजय लीला भंसाली को निराश नहीं किया और 2 साल में 35 किलो वजन लूज करने के साथ साथ सोनम कपूर ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश कर लिया। और साल 2007 में रणबीर कपूर के साथ फिल्म सावरिया से सोनम कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और ऐसा लगा दोनों स्टार किड्स की जर्नी आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन फिर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सोनम कपूर को अपनी फिल्म दिल्ली 6 के लिए साइन किया और इस फिल्म से सोनम को मिली उनकी पहली सक्सेस। इसके बाद सोनम कपूर ने आयशा, आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू, मौसम और प्लेयर्स जैसी फिल्म्स में काम किया। इन फिल्म्स से सोनम कपूर को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 2013 में आनंद एल राय ने सोनम कपूर को धनुष के ऑपोजिट फिल्म रांझना में कास्ट किया और सोनम कपूर को उनकी इस फिल्म के लिए काफी प्रेजेस मिले। सोनम कपूर के फिल्म करियर में एक और बड़े सेलिब्रेशन का मौका तब आया जब उनकी फिल्म नीरजा को मिला नेशनल अवार्ड। इस फिल्म को अगर सोनम कपूर के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इसके अलावा सोनम कपूर को अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म पैडमैन के लिए भी काफी सराहा गया। वैसे सोनम कपूर जितना अपनी फिल्म्स के लिए जानी जाती हैं, उतना ही उन्हें एक फैशनिस्टा के तौर पर जाना जाता है। सोनम कपूर हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस की वजह से फैशन पुलिस की फेवरेट रही हैं। सोनम कपूर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो कुछ ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनका नाम ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स के साथ लिंक नहीं किया गया। सोनम कपूर ने 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी की एंड शी इज इन अ हैप्पी स्पेस। सोनम कपूर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से फिलहाल दिल्ली में फंसी हुई थी, लेकिन अब वो लौट आई हैं मुंबई एंड शी विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे विद हर फैमिली मेंबर्स। सोनम कपूर को उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स ने इस खास अंदाज में किया है विश।
wish Sonam a very Zoomalicious birthday. Coming up on the show, Vidya Balan starrer film Natkhat के डायरेक्टर शान व्यास ने Zoom से किया interact exclusively. Hi, Shan, firstly, welcome. I got a chance to see Natkhat, and it's a really like personally, I love the messaging, the subtle messaging that on patriarchy that like throughout the story. I want to know from you firstly, आपको किस तरह से अभी तक responses आए हैं? Like what are the messages or what is the kind of response that you have got abhi tak on Natkhat? Yeah, we've got some great responses actually, some very good reviews, and I think the best thing about the responses that we've got is that when we were making it, we consciously chose a lot of small details and also unconsciously chose a lot of small details to be added into the film. While someone pointing out the conscious choices is indeed great and feels like चलो डाला था तो किसी ने देख लिया, the unconscious things that we were not very aware of sometimes, but it's people's interpretation of things and how they have made sense of a few things in the film. That's actually the most heartwarming part of it all. Also, Vidya to come on board for a short film, because we don't see mainstream actors associating themselves with a short film genre. They will produce it, but acting in it is a different thing altogether. So I just want to know how, and she's done a brilliant job as does all the time. So how important was it for a star like her to come on board for this film? So, to give you a little background, when we were writing and when we finished writing, we were thinking about the mother's casting. And Anukampa Harsh, who's my co-creator on the film, I call her my co-creator because she's cast the film, she's written the film with me, she's a creative producer on it, and she's also made those kids act. So she's acting coach on the film, right? So we were jamming on possible names, and we realized that for the character of the mother, we needed somebody with pretty much two very important qualities. Of course, great actor, but at the same time, somebody who possesses a quiet strength within her, somebody who can say so much without and express a feeling of being strong without really opening a mouth and saying words. Number one, because the mother is meant to be this mute, like cannot speak up, but still has a strength. And the second, the most important thing is somebody whose voice is so beautiful that a story seems really appealing. A large part of the film is almost a character in the film is the voice of the mother. So, and also the thing is, we also wanted somebody who is a voice for the women in our country, an independent woman who's so the first choice was Vidya, basically. Also, about the film, like आपने जिस तरह से ये movie में एक message दिया है, it kind of seems like like I'm not trying to give out a spoiler, but like Vidya's character continues to go through the domestic abuse that she's getting from her husband, but it's for the future generations to realize that this is wrong. And is that something that you try to convey? Obviously, you conveyed in a very beautiful connecting with the story that she's telling to her kids in the background and the reality that's happening. But can you enlighten more? आपने किस तरह से ये बाहर लाने की like subtly you try to convey the patriarchy that is in the society. किस तरह से how did you go about it? Can you tell us? So, to rephrase your question, are you asking me about how we started writing it, with what in mind, and what were the decisions taken to keep that mother's character the way it was? Yes. Like there's one thing I noticed that in the end there's nothing that is told about the husband, what happens between her and the husband, but the son gets the lesson, what he has to get. So was that a conscious decision that was taken? Yeah, about that. So
So to answer your question, I'm going to sort of go back to the genesis of the story, etc. So this story it started because of a trigger. It started because of one big news incident that happened about a big gang rape that happened in the country. One of many, of course, but it was one of those which just was a tipping point for me personally. Okay, I was very angry and I was saddened and I was just like, this is wrong at so many levels. And of course, all of us have a certain bit of prejudice in us and etc. etc. But this was that to its most extreme levels. And at that point in time, I thought that just to express what I'm feeling, I wanted to write something. Okay. And to also, in my own dumb, naive way, think that maybe I want to sit and find a solution to this through a story. Right. So I tried looking up a lot of things that what happens to women's oppression in India, how is it dealt with? Okay. And of course, there is a lot that happens, but a large part of it has to do with the reforms after the abuses happen. Okay. So there is no, it's like COVID ke liye, we need a vaccine right now. Okay. Only then will COVID go. The disease will go after the vaccine. We'll get herd immunity, etc., after the vaccine is out. We don't have a vaccine for patriarchy. We only have curative measures. We have dawai. So I was feeling like, what is the one thing that nips it in the bud? And that to me was the genesis of the story about a mother and a child, and a mother taking curative measures right at the point when the child sort of starts going down that path. That's just the germ of the idea that we had. Now, as I started writing it first, I wrote a draft that was pretty much written from the perspective of a man.